जय हिंद दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के बीच में अपनी एक और क्लास लेकर के उज्जवल परिवार की तरफ से। जैसा कि जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो देखते रहते हैं, जो हमें फॉलो कर रहे हैं उनको पता है हम क्लास लेके आते रहते हैं। जो नए स्टूडेंट है जो पहली बार क्लास देख रहे हैं वो हमारी पीछे की क्लासें देखेंगे तो ये क्लास आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आएगी। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं, जो आज की जो क्लास रहेगी हमारी रहेगी पॉलिटी की। और पॉलिटी में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से एक व्यवस्था की जरूरत पड़ी, किस प्रकार से उस व्यवस्था को चलाने के लिए नियमों की जरूरत पड़ी, किस प्रकार से उस व्यवस्था को हम अपने लिए लागू कर पाए और हमें व्यवस्था के महत्व, हमारे को व्यवस्था का महत्व समझ में आया। ये सारी की सारी बातें हम लोग अपनी पिछली क्लासों में कर चुके हैं। व्यवस्था क्या है, व्यवस्था क्यों चाहिए, उसके नियम रूल कहां पर लिखे जाएंगे, वो सारी की सारी बातें हम पिछली क्लासों के अंदर कर चुके हैं। तो जो स्टूडेंट, जो मेरा मित्र, जो मेरी बहन जो पहली बार देख रहे हैं वो हमारी पॉलिटी की जो पिछली क्लास है उनको जरूर देखिए एक बार, तो आपको समझ में आए। तो यहां हमारा जो टॉपिक चल रहा है कि किस प्रकार से संविधान सभा बनी, किस प्रकार से संविधान सभा के मेंबरों की संख्या निश्चित की गई, कैसे कैसे संविधान सभा ने फंक्शन किया, कैसे किस प्रकार से कितनी बैठकें, कितने सेशन, कितने स्तर, कितने दिन संविधान को लिखने पर उनके लगे, किस प्रकार से समितियां बनी, कौन कौन लोग समितियों के अध्यक्ष थे, कौन कौन सी समिति का गठन किया गया, कैसे वो काम करेंगी समितियां, और संविधान सभा ने किस प्रकार से अपना काम किया, वो सारी की सारी बातें, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट के तौर पे हम अपनी जो पीछे 8-7 क्लास जो निकल चुकी हैं उनके अंदर हम इस बात को बेहतरीन, ये जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट है क्लियर करवा चुका हूं। अब जो सेशन चल रहा है वो उन्हीं कॉन्सेप्टों को लेकर के, और उन कॉन्सेप्टों में से मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है या तो जो पीछे आए हुए हैं या जिनकी आगे आने की संभावना है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है, उन क्वेश्चनों के ऊपर हम ये अपनी क्लासें लेकर के यहाँ पर आए हैं। और उज्जवल परिवार की एक बेहतरीन कोशिश है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस चैनल को शेयर करेंगे। उज्जवल कोचिंग कैंपस के नाम से जो चैनल है इसको शेयर करें, ताकि देखिए इसको देखने में हम किसी से कोई पैसा ले नहीं रहे हैं, तो हो सकता है आपका शेयर और किसी का भला करवा दे, जाने अनजाने में आप एक बहुत बड़ा भला कर जाए यहां पर। चलिए दोस्तों, आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी में संविधान सभा व संविधान से संबंधित क्वेश्चनों के ऊपर हम यहां पर बातचीत कर रहे हैं। देखिए मेरे मित्रों, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश द्वारा अपनाया गया? क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश द्वारा अपनाया गया? पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है। इसमें ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी जर्मनी, डी दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मैं बात करूं, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। देखिए दुनिया में सबसे पहले जो संविधान अपनाया गया था वो किसके द्वारा अपनाया गया था? अमेरिका के द्वारा। सबसे पहले बात करूं, मैं इसी बात को लेकर के बात करूं, अमेरिका द्वारा यह संविधान कब अपनाया गया था? 1789 ईस्वी में इस संविधान को क्या किया गया था? अपनाया गया था, लागू हुआ था। भाई अमेरिका में जो संविधान लागू कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में संविधान लागू हुआ था, और विश्व का सबसे पुराना संविधान। अगर आप लोगों से पूछा जाए, देखिए यहां पे बात करी मैंने लिखित, आपने जो चीज समझनी है, यहां पे बात हुई जो क्वेश्चन का जो आंसर था वो आपका आंसर है क्या? 1789 ईस्वी में अमेरिका द्वारा पहली बार दुनिया में संविधान को अपनाया गया। और वो संविधान भी कैसा था भाई? लिखित संविधान था, लिखित। अब मैं 1-2 बार आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं। संविधान दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित। संविधान कौन से होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिटन और अनरिटन। उसके बाद बात करें कोडिफाइड और अनकोडिफाइड, इसको क्या बोला जा सकता है? और कोडिफाइड, अनकोडिफाइड, कोडिफाइड और अनकोडिफाइड संविधान।
अब यहां पर जो लिखित संविधान है, यह हम पहले भी बात कर चुके हैं। लिखित जो संविधान है, वो जो रूल, जो नियम, जो व्यवस्था को चलाने के लिए जिस बुक, लीगल बुक के अंदर लिखे गए, उस लीगल बुक को संविधान बोला जाता है, और वो संविधान उस लिखे हुए नियमों के अनुसार चलता है। बिल्कुल सही बात है। तो जो अलिखित संविधान वो कैसे चलता है? वो परंपराओं और प्रथाओं के अनुसार चलता है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, भाई एसएससी में पूछा जा चुका है कि अलिखित संविधान किस आधार पर चलता है। तो अलिखित संविधान किस आधार पर चलता है? परंपराओं के आधार पर चलता है। जिस प्रकार से मैंने पहले भी जिक्र किया था अपनी क्लास के अंदर, जिस प्रकार से घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उसके आदेश माने जाते हैं, ऐसी हमारी परंपरा है। तो यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस बात पर। तो ये आप लोगों के क्या थे? संविधान के प्रकार थे। और 1789 में अमेरिका ने पहली बार इस संविधान को अपनाया। यहां पर मैं वर्ल्ड लेवल के 2-3 क्वेश्चन है जो कई बार आ जाते हैं, पूछा भी जा सकता है कि सबसे पुराना संविधान, सबसे पुराना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सा है? कहां, किस देश का है? तो अमेरिका का। भाई अमेरिका का। सबसे पहला लिखित संविधान भी कौन सा है? सबसे पहला लिखित रिटन संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? किस देश का है? यह भी अमेरिका का है। यहां पर बता दूं, इसके अंदर ये दोनों बातें अमेरिका के संविधान से संबंधित रखती हैं। और सबसे छोटा लिखित संविधान की भी बात करें, सबसे पुराना संविधान भी अमेरिका का, सबसे पहला लिखित संविधान भी अमेरिका का, और सबसे छोटा लिखित संविधान, सबसे छोटा लिखित जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी अमेरिका का है। देखो, और यहीं पर बात करूं मैं आपसे एक और, कि दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा, जब छोटे का जिक्र किया तो बड़े का भी होना चाहिए। सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो कहां का? भाई भारत। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। भारत हमारे देश का। उसके बाद बात करें सबसे नया संविधान, जब पुराने का जिक्र किया गया है तो सबसे नया संविधान, सबसे जो लेटेस्ट बाद में जो संविधान बना है वो कौन सा बना है? भाई किस देश का बना है? नेपाल। यह आप लोगों को पता होना चाहिए। भाई किस देश का बना है? नेपाल का। और यहां पर हमने बात करी थी लिखित और अलिखित संविधान की, तो मैंने एक दो एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। जो अलिखित जो संविधान है, अनकोडिफाइड जो संविधान है, वो कहां पर? ब्रिटेन, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, उसके बाद बात करूं मैं आपसे कनाडा। और भी है एक दो देश, और भी काफी देश है जिनका की अनरिटन संविधान है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन फिलहाल हम मोटे तौर पे बात करें तो ब्रिटेन है, सऊदी अरब है, न्यूजीलैंड है और कनाडा है। लिखित संविधान की हमने बात कर ही ली है, और संविधान से जुड़ी हुई बातें मैंने आप लोगों को बता दी। सबसे पुराना संविधान, सबसे बड़ा, सबसे पहले, सबसे छोटा और सबसे नया। ये आप लोगों को बिल्कुल आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए भाई। चलिए दोस्तों, उसके बाद बात करें हम, अगला जो ऑप्शन है आप लोगों का आयरलैंड, फिर है जर्मनी एंड देन दक्षिण अफ्रीका। जब हमने भारत का संविधान लिखा, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने भारत के संविधान का निर्माण किया, उस समय तकरीबन 60 से ज्यादा देशों के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या किया गया? स्टडी करी गई, उनको पढ़ा गया, और वहां से जो चीजें बहुत अच्छी निकल करके आई, उन चीजों को क्या कर लिया गया? हमारे संविधान के अंदर या तो जो का तो उठा लिया गया, या फिर इंप्लीमेंट करके उनको लागू कर दिया गया। ये आप लोगों को पता है। अब यहां पर मैं बता दूं आप लोगों को, बहुत बढ़िया बात है, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, अमेरिका से हमने कौन कौन सी चीजें ली हैं? अमेरिका से हमने कौन कौन सी बातें हमारे संविधान ने ग्रहण करी हैं? मौलिक अधिकार। सबसे पहले बात करूं मैं अमेरिका की, बात करूं जो संविधान के अंदर जो चीजें हमने ली हैं वो कौन कौन सी बातें हमने ग्रहण करी हैं? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहां से ली हमने? अमेरिका से लिए। उसके बाद नंबर 2 प्रस्तावना। प्रस्तावना कहां से ली हमने? अमेरिका से। यहां पे ध्यान रखना आप लोगों ने, प्रस्तावना को अगर लेके पूछा भी जा सकता है, और अमेरिका ऑप्शन में ना हो, प्रस्तावना कहां से ली गई है, और ऑप्शन में मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था आप लोगों को पता? तीसरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की तीसरी बैठक कब हुई थी? 9/11/13
13 दिसंबर 1940 को किसने रखा था प्रस्ताव? प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा था? 13 तारीख को रखा था। कब पास हुआ? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ? ये पास हो गया था। और जो उद्देश्य, जो प्रस्ताव था, जब पास हुआ तो हमारे सामने एक खाका, एक व्यू बन चुका था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है किस प्रकार से काम करेगी, कैसा भारत का संविधान होगा, कैसी सरकार होगी, कैसे कैसे काम होंगे, वो सारा का सारा बात, सारी की सारी जो चीजें थी वो उद्देश्य प्रस्ताव में क्लियर कर दी गई थी। यहां से और भी चीजें ली हैं। न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, देखिए पहली चीज क्या ली है अमेरिका से? मौलिक अधिकार लिए भाई, आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ भाई? हमने और क्या लिया अमेरिका से? राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है, नंबर 3 पे क्या रहेगा आपका? महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया भी कहां से ली है? और महाभियोग चलाया किस पे जाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब संविधान का उल्लंघन करे, मैंने एक दिन बात करी थी आप लोगों को कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कब चलाया जाता है? जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वायलेशन का जब आरोप होता है तो उस पर महाभियोग के द्वारा, जब आरोप सिद्ध हो जाता है तो महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को पद से मुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद हमने बात करी थी भाई न्यायिक पुनरावलोकन, सॉरी उससे पहले मैं बात करूं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद यह हमने कहां से लिया है? यह भी अमेरिका से लिया है। उसके बाद बात करें हम लिखित संविधान, कोडिफाइड संविधान, ये कहां से लिया है? यह भी अमेरिका से लिया है। उसके बाद बात करें न्यायिक पुनरावलोकन, जो न्यायिक पुनरावलोकन से आप लोग क्या समझते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन से आप लोग क्या समझते हैं? यानी कि जिस प्रकार से मान लिया फॉर एग्जांपल आपके ऊपर केस है और आपने क्या किया, आपका रिजल्ट आ गया, आप उस रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, आपको फैसला सुना दिया गया, आप उस फैसले से क्या नहीं है? सेटिस्फाई नहीं है। देन उसको आप क्या कर सकते हैं? दोबारा से रिव्यू के लिए, उससे दोबारा से रिव्यू हो सकता है, आपका जो फैसला है उसको दोबारा से देखा जा सकता है। तो ये व्यवस्था भी हमने कहां से ली है? अमेरिका से ली है। ये कुछ मोटी मोटी बात थी, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। चलिए भाई एक बार आप नोट कर लें, उसके बाद फिर मैं रफ करता हूं और आगे बढ़ता हूं भाई। या स्क्रीनशॉट जो भी लेना आपने आप ले सकते हैं भाई। यहाँ पे एक दो बात और रह गई भाई, जो अपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको किस प्रकार से, जो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, वो भी यहीं से हमने कहां से लिए? यहीं से लिए भाई। चलिए भाई रफ कर रहा हूं मैं, आप लोगों को पता लग गया है कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो भारत के संविधान में ओके, देखिए एक मिनट में रिवाइज करा देता हूं। मेरा जो क्वेश्चन था, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश के द्वारा अपनाया गया? तो अमेरिका के द्वारा अपनाया गया। लिखित संविधान कब अपनाया गया? 1789 में अपनाया गया। और ये क्या था? कोडिफाइड संविधान था। कोडिफाइड बोले तो रिटन संविधान था। ये विश्व का पहला संविधान था, सबसे छोटा संविधान था, ये भी आप लोगों को पता। उसके बाद मैंने बात करी आप लोगों से कि संविधान, जो सबसे नया संविधान है वो किस देश का? तो सबसे नया संविधान नेपाल का। सबसे बड़ा संविधान किसका? भारत का है। अनरिटन संविधान की बात करी मैंने। जो अनकोडिफाइड संविधान थे वो किस किस देश के थे? अनकोडिफाइड संविधान के बारे में मैंने बताया आपको, ब्रिटेन का था, उसके बाद न्यूजीलैंड है, उसके बाद सऊदी अरब है और साथ ही कनाडा, मैंने आप लोगों के सामने जिक्र किया। उसके बाद बात करेंगे भाई अमेरिका से हमारे जो संविधान है, हमारे जो संविधान के जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो सदस्य थे, जो मेंबर थे,
उन मेंबरों ने क्या किया था, 60 से ज्यादा संविधानों का क्या किया, स्टडी किया, और जहां से बहुत बढ़िया बातें निकल करके आई उन बातों को या तो यूं का यूं हमारे संविधान के अंदर डाल दिया गया, या उसमें कुछ थोड़ा बहुत अमेंड करके क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। भाई ये रिवीजन की क्लास है, थोड़ी सी फास्ट रहेगी, ऐसे ही चलेगी। ये जो नए स्टूडेंट है वो पहले वाली क्लासों को देखेंगे तो ही आप लोगों की क्लास समझ में आएगी, अदरवाइज आपके ऊपर से निकलेगी क्लास। उसके बाद बात करूं मैं आप लोगों से, मैंने बात करी कि अमेरिका का जो अमेरिका की बात करी मैंने, तो अमेरिका का जो संविधान था वहां से हमने क्या क्या लिया। तो सबसे पहली बात बताई गई कि प्रस्तावना हमने कहां से लिया, अमेरिका के संविधान से ली है। यदि अमेरिका ऑप्शन में नहीं है और उद्देश्य प्रस्ताव, तो प्रस्तावना हमने कहां से ली, उद्देश्य प्रस्ताव से ली है, उसको आधार बनाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव किस लिए रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। कब रखा था, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो थर्ड बैठक थी उसके अंदर रखा गया था, और 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव पास हो गया था। और वहीं से हमारा जो मिरर था एक बन चुका था कि किस प्रकार की देश के अंदर सरकार होगी, कैसा राष्ट्रपति होगा, कैसा प्रधानमंत्री होगा, ये सारी की सारी बातें हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। उसके बाद बात करेंगे मैंने जो अमेरिका से क्या क्या चीजें ली हैं। अमेरिका से जो हमने लिया है, क्या लिया है, सबसे पहले बात करूं मैं, उपराष्ट्रपति का पद लिया है। उपराष्ट्रपति का पद हुआ, प्रस्तावना हुई, न्यायिक पुनर्वलोकन हुआ, लिखित संविधान हुआ, ये सारी की सारी बातें। और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया भी हमने कहां से ली है, अमेरिका से ली है। ये सारी की सारी बातें हम यहाँ पर कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट है मेरा क्या, आयरलैंड से हम लोगों ने संविधान के अंदर क्या लिया है। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहा, तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 का क्या हुआ है, तकरीबन लगभग 75%, या तो यूं का यूं भारत के संविधान, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल कर लिया गया, या फिर कुछ उनमें चेंज करके भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया। दोस्तों यहां पे बता दूं मैं, इसके अंदर 240 क्या थे, एक्ट थे, अनुच्छेद। आपसे पूछा जाए भारत शासन अधिनियम में एक्ट कितने थे, तो भारत शासन अधिनियम में कितने एक्ट थे, 240 थे। और भारत शासन अधिनियम एक्ट में का कितने प्रतिशत भारत के संविधान के ऊपर प्रभाव रहा, तो 75% लगभग भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर इसका प्रभाव रहा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया, नंबर 1 नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। दूसरे जो राज्यसभा में जो सदस्य है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है, राज्यसभा में जो सदस्य नामित किया जाता है, वो सदस्य भी जो कला से, विज्ञान से, संकाय से, खेल से जो लोग जुड़े रहते हैं, उन लोगों को राष्ट्रपति क्या करता है, सीधा डायरेक्ट नॉमिनेट करता है। जिनका चुनाव नहीं होता है, राष्ट्रपति नॉमिनेट करता। तो यह व्यवस्था भी राज्यसभा में सदस्यों को नॉमिनेट करने की जो व्यवस्था, ये भी हमने कहां से ली है, ये भी हमने कहां से ली है, आयरलैंड से ली है। और यहां पर बता दूं, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है, तो दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। यहां पर और एक बात बता दूं आपको, यदि राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो ये जो सदस्य है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन ध्यान एक बात का विशेष तौर पर रखना है, यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो ये सदस्य भाग उसके अंदर लेते हैं। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव है तो उसके अंदर ये भाग नहीं लेंगे, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग है तो उसमें ये भाग लेते हैं। भाई जब वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करता है राष्ट्रपति, तो यहां पर ये किया जाता है। आज तक भारत में ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ है कि किसी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया गया हो। और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया हमने कहां से ली है, ये मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया है, मुझे कमेंट्स करके आप लोग बताएंगे। चलिए दोस्तों, उसके बाद हमने बात करी आप लोगों से और क्या लिया गया है इससे, यस, एक चीज और ली गई है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल में। भाई राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया कहां से ली गई है, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया कहां से ली, तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया हमने कहां से लिया, आयरलैंड से लिया है। और ये राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, भाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा, एक कल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा क्या होता है, इसका राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भाई उसके बाद बात करें हम जर्मनी, अगला जो ऑप्शन है आप लोगों का जर्मनी से हमने क्या लिया भाई, हम इस बारे में बात करेंगे। जैसे देखो, हमने अमेरिका की बात करी,
उसके बाद हमने आयरलैंड की बात करी, एक बार आप राइट डाउन करेंगे इसको। उसके बाद बात करेंगे जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया है? जर्मनी से दो चीजें ली हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। नंबर एक, आपातकाल प्रावधान। नंबर दो, मौलिक अधिकारों का क्या? मौलिक अधिकारों का निलंबन। अब देखो, आपातकाल प्रावधान और मौलिक अधिकारों का निलंबन। आपातकाल प्रावधान कहां से लिया गया? जब राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है। कौन लगाता है? देश के अंदर आपातकाल कितने प्रकार का लगता है? 3 प्रकार का लगता है भाई, 52, 56, 60। तो राष्ट्रपति जब आपातकाल लगाता है तो उस समय कुछ मौलिक अधिकारों का क्या किया जाता है? निलंबन किया जाता है। तो ये व्यवस्था हमने कहां से लिया है? जर्मनी से लिया है। उसके बाद बात करें दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है भाई? भारत के जो संविधान है, संविधान के अंदर है, साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? कानून संशोधन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव करेंगे, कानून संशोधन जो प्रक्रिया है या संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, वो हमने कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों से बात करूं, मैंने अपनी जो पिछली क्लास है उसके अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने बताया था कि किस प्रकार से कानून के अंदर संशोधन किया जाता है, कौन सा संशोधन लीगल है, कौन सा इलीगल है, उसके ऊपर मैं आप लोगों से बात कर चुका हूं। तो आप हमारी पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास देखेंगे तो आप लोगों को ये मैटर समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, यहां पर जो मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश द्वारा अपनाया गया है, ये समाप्त होता है और हमने इसके ऊपर बात करी है। यहीं से अगला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, वो कर भाई मैं उसको राइट डाउन करेंगे आप लोग। मैं इसको रफ कर रहा हूं भाई, राइट करना लिखना है तो आप लिख सकते हैं। सॉरी, पॉलिटी है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, जितना पढ़ेंगे उतना कम है भाई। आपका एग्जाम का जो लेवल है वो बढ़ेगा। कुछ लोग तो ये सोच रहे कि लॉकडाउन है, पेपर नहीं होंगे, एग्जाम नहीं होंगे, गवर्नमेंट भर्ती नहीं करेगी, घाटे में है, फलाना ढिमकाना, पता नहीं कौन कौन सी बातें दिमाग के अंदर अपने मन को समझा के बैठे हैं। लेकिन जब समय निकल जाएगा तब याद आएगा कि हमने समय को कैसे गवा दिया, और उस समय हम ये कर लेते, वो कर लेते, ऐसा आप लोगों के दिमाग के अंदर आएगा। बट उस समय आप बहुत देर कर चुके होंगे। तो दोस्तों, जो समय मिला है, जो लॉकडाउन के दौरान आप घर हैं, आप अपने घर पे रह के अपने दिमाग में से जो नेगेटिव चीजें उनको निकालिए और पॉजिटिव लेके आइए, तैयारी करिए। जो कमजोरी है, कमजोरी को दूर कीजिए और उसी कमजोरी को ताकत बनाइए। बहुत लोग होंगे, बहुत सारे मैसेज मिलेंगे, बहुत सारे सोशल मीडिया से ये मिलेंगे, आज सीएम साहब ने ये बोल दिया, आज पीएम साहब ने ये बोल दिया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, पेपर नहीं होंगे, 1 साल भर्ती नहीं होगी, 1 साल फलाना नहीं होगा, 1 साल ढिमकाना नहीं होगा। कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 साल नहीं हो, 2 साल नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या एक साल में लाइफ खत्म हो जाएगी? क्या 2 साल में लाइफ खत्म हो जाएगी? ये चीजें जरूर आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। एक एग्जांपल मेरे को याद आता है, यहां पे मैं समय खराब नहीं करूंगा। जब कभी देखा होगा आपने, जब सर्दी के अंदर क्या होता है, धूम जिसको धुंध बोलते हैं, फॉग जब गिरती है तो हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है। वहां पे 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो वेट करते कि फॉग हटेगी एंड देन फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने टारगेट की तरफ चलना। और एक प्रकार के दूसरी जो काइंड के जो लोग हैं, वो लोग हैं जो एक लालटेन लेते हैं रास्ते और चलने की कोशिश करते हैं। उनको एक कदम दिखाई देता है तो वो एक कदम लेते हैं। जब वो एक कदम लेते हैं तो फिर उनको अगला कदम दिखाई देता है तो वो अगला कदम लेते हैं। फिर ऐसे करते करते एक कदम करते वो अपने टारगेट पे पहुंच जाते हैं। और मेरे जैसा जो व्यक्ति होता है जो ये वेट करता है कि कब फॉग छटेगी, कब धुंध छटेगी, तब मैं स्टार्ट करूं, मैं वहीं स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा रहता हूं। लोग फिनिश करके और रिलैक्स कर रहे होते हैं। वो उस प्रकार की नेगेटिव दिमाग में, वो वही सिचुएशन है आप लोगों के सामने जो कोविड-19 लेके आया है। ये 1-2 दिन में या 2-4 दिन या महीने में जाने वाली बात नहीं है। ये जो लड़ाई है, प्रधानमंत्री साहब ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि उनके एक वर्ड पे जाएंगे तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। जिस प्रकार से हमें अपनी प्रस्तावना से मिल जाता है कि किस प्रकार से हमारा संविधान काम करेगा और संविधान के अंदर को जो गवर्नमेंट है वो शासन करेगी।
वही बात है, तो ये लंबी लड़ाई है, कब तक वेट करेंगे? हमें अपने टारगेट के प्रति सजग रहना है, सचेत रहना। क्या अचीव कर, क्या किया था, क्या क्या सोचा था, या फिर आज सपना देखा, आज सपना देखा, रात को कत्ल कर दिया सपने का। क्योंकि उस सपने के लिए काम करना पड़ता है भाई, मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, पढ़ना पड़ेगा, गर्मी लगेगी। ऐसे अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं, आप सोच के देखना, अपने दिल पे सोच के देखना। मैंने आपको लोगों की 2 मिनट खराब कर दी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन सोच के देखना कि पीछे जो 30 दिन 35 दिन लॉकडाउन के निकल चुके हैं, क्या अचीव किया आपने? क्या कोरोना की सिर्फ जो कोरोना की जो न्यूजें थी, लेफ्ट राइट से जो न्यूजें आ रही है वो सुन रहे थे, सोशल मीडिया से या टीवी से, जहां खोलोगे वहीं कोविड-19 की न्यूजें थी, वो सारी सुनते रहे आप लोग? क्या हल हुआ? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अवेयर होना बहुत बड़ी बात। मैंने भी अवेयर किया लोगों को, मैंने भी कोशिश करी अपनी तरफ से, हमने भी अपने उज्ज्वल परिवार की तरफ से क्लासें डाल करके आप लोगों को अवेयर किया। बस उस चीज को अवेयर तक, और जो नियम और गवर्नमेंट के जो रूल्स है उनको फॉलो तक ही सीमित रखना था, ना कि उसको दिमाग के अंदर हावी करना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, उसके ऊपर बात करें। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? अगला जो क्वेश्चन है, संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन में जाएंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों का। एक क्वेश्चन आपके साथ कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन लेके आता, ध्यान रखना इस बात का। और इसके अंदर जो ऑप्शन है मेरे मित्रों, ऑप्शन है 93, बी है 299, और आपका जो अगला ऑप्शन है 229, और जो डी ऑप्शन है 389। क्वेश्चन आप लोगों के सामने, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? कितने मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में? इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर कितने मेंबर थे, कितने मेंबरों की जो संख्या थी, या जो नंबर ऑफ मेंबर कितने रखे गए थे? यहां पर जो आपका आंसर है वो 389, आपको बता देता हूं 389 इसका जो आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नॉर्मली भाषा में बात करूं तो 389 रहेगा दोस्तों। 389 क्यों रहेगा? क्योंकि उस समय की जो जनसंख्या थी उसका आधार मान करके, और आधार क्या माना गया था? जो क्रिप्स मिशन आया था, सॉरी कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन ने के साथ बातचीत करके इन्होंने क्या किया था, 10 लाख लोगों को आधार माना। किसका आधार माना भाई? एक सीट, एक सदस्य। 10 लाख लोगों पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने सदस्य होंगे? एक सदस्य होगा भाई। और यहां पर बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो सदस्यों के जो चुनाव हुआ था, यहां पर भाई चुनाव हुआ था, सदस्यों का चुनाव हुआ था। बता देता हूं आपको, चुनाव सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव हुआ था। चुनाव का प्रकार क्या था? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। यहीं से दूसरी बात बता दूं आपको, इसमें भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का जो पद्धति थी वो अपनाई गई थी। कौन सी भाई? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम मैं आप लोगों को समझा चुका हूं पीछे 1-2 बार नहीं, 3-4 बार भी करवा चुका हूं। एक बार में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं 2-3 बार बता चुका हूं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति का वोट जब दूसरे व्यक्ति को जाता है तो उस पद्धति को सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम बोला जाता है। यह आप लोगों को पता होना चाहिए। यही से बात करूं दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से। अब बात यह आई थी कि इसमें चुनाव में भाग लिया किसने था भाई? उस समय जब देश आजाद नहीं था। तो मित्रों, जो उस समय जो विधानमंडल थे, विधानमंडल जो ब्रिटिश प्रांत थे या ब्रिटिश जो कमिश्नरियां थी, अब यहां पे बात आ जाती है ब्रिटिश प्रांत कितने थे? 11 थे भाई। कितने थे? 11 थे। और बात करूं जो कमिश्नरियां थी कितनी थी? 4 थी, A B C D। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कुरुग, सॉरी अजमेर, बलूचिस्तान, कुरुग और दिल्ली, ABC, ये 4 थी। तो इनके जो विधानमंडलों के जो सदस्य थे, उन विधानमंडलों जो लगभग 1500 से ऊपर थे, 1580 के आसपास थे, उन लोगों ने क्या किया था? इसके अंदर चुनाव में भाग लिया था। और 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति का चुनाव किया जाना था। तो उस समय जो सीटों की संख्या जो जनसंख्या के हिसाब से निर्धारित की गई थी वो 389 थी। आपसे पूछा जा सकता है चुनाव का प्रकार कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्यों के चुनाव का प्रकार कैसा था? तो अप्रत्यक्ष था। किस सिस्टम के, किस पद्धति? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। किसने भाग लिया था? तो विधानमंडल के सदस्यों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था, जो कि जनता के द्वारा चुने गए थे। प्रांत कितने थे? 11 थे। और जो कमिश्नरी थी कितनी थी? 4 थी। ओके भाई, ये तो था आपके इसका आंसर। संविधान सभा के सदस्यों का जो संख्या थी, ये इनिशियली संख्या थी।
ओके, उसके बाद बात करें ऑप्शन ए 93। ये जो संख्या थी ये भी आपके काम की संख्या। आपसे पूछा जा सकता है कि देशी रियासतों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कितने सीटों का निर्धारित किया था, तो 93 देशी रियासतों की जो देशी रियासतें जो राजा रजवाड़े थे उनकी सीटों, उनके लिए जो सीटें निर्धारित की गई थी वो कितनी थी भाई, 93। कितनी सीटें थी, 93। और याद रखने वाली बात तो ये है मेरे दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ और एक हिस्सा माउंटबेटन योजना के तहत एक हिस्सा जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और दो हिस्सों में बांट दिया गया भारत को, पहला पाकिस्तान, पहला भारत दूसरा पाकिस्तान, तो उस समय जो देशी रियासतों की जो संख्या थी, सीटों की जो संख्या थी वो कितनी बची थी, 70। ध्यान रखना भाई, जब देश आजाद हुआ उस समय देशी रियासतों की जो सीटों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 70। दूसरी बात और बता दूं, ये जो 93 जो सीट थी इन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया था। तो जो चुनाव हुआ था वो कितनी सीटों पर हुआ था मेरे मित्रों, मेरे बहनों, मेरी भाइयों, जो भी है 296 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें 208 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। ये भी मैं बता देता हूं, 208 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। आपसे पूछा जाए कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था, तो 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी। बात करूं 73 सीटें को मुस्लिम लीग द्वारा जीती गई थी। 15 जो सीटें थी, ये जो 15 सीटें थी ये अदर थी भाई। 15 सीटें जो थी, 15 सीटें में क्या था, इसमें बात करूं मैं, जो 8 जो लोग थे ये निर्दलीय थे, जो बिना पार्टी के थे, और 7 जो दूसरी अदर पार्टियों से थे। इस प्रकार से थी भाई, ये इनका कॉन्फ़िगरेशन था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये फैक्चुअल है, ये फैक्ट भाई, ये फैक्ट है, ये आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। इसके लिए मेरे पास कोई दवाई नहीं है। मैं सिर्फ बता सकता हूं आपको, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जितनी बार भी पूछोगे मैं आप लोगों को बता सकता हूं। उसके बाद बात करें भाई 299, बहुत बढ़िया संख्या है। 299 संख्या क्या थी, ये भी पूछी जा सकती है आपसे। ये कब पूछी जाएगी, जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए, 15 अगस्त 1947 को 1947 में भारत में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कितनी सीटें बची थी, तो मेरे मित्रों 299 सीटें बची थी। कितनी सीटें बची थी, 299 सीटें बची थी भारत के अंदर। बाकी कहां चली गई भाई, बाकी चली गई पाकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद बात करें 229, तीसरा जो ऑप्शन था 229, ये बहुत अच्छी बात है भाई। आपसे यह पूछ लिया जाए कि जब देश आजाद हुआ, जब देश आजाद हुआ उस समय, जब देश आजाद हुआ उस समय ब्रिटिश प्रांतों की और कमीशनों की टोटल संख्या कितनी थी, तो ये मेरे भाई 229। कितनी संख्या थी ये, 229 थी भाई। चलिए एक बार फिर बताता हूं आपको, कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग, सॉरी भाई। देखिए, हमने बात करी, अपने क्वेश्चन की बात करी कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। यहां पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अमेंड करूं मैं। संविधान सभा इनिशियली संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ सकता है। जब देखो संविधान सभा, जब कैबिनेट कमीशन भारत आया, यहां आकर के उन्होंने क्या किया, एक रूल्स बनाया, और रूल के तहत क्या कि 10 लाख लोगों पर एक सदस्य को निर्धारित किया गया। और उस चीज को, उस बात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे 389 सदस्यों की संख्या यहाँ पर घोषित की गई। भाई 389 सदस्य यहाँ पर चुनाव किए जाएंगे, इन सीटों पर चुनाव होगा। भारत की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए इतनी सीटों पर चुनाव होगा। चुनाव का जो प्रकार रहेगा वो अप्रत्यक्ष रहेगा, जो पद्धति रहेगी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम रहेगा। उसके बाद बात करी मैंने आप लोगों से किसकी, ये 389 के लिए होगा 93। जब 389 सदस्यों का निर्धारण किया गया तो उसमें यह भी निर्धारण किया गया कि जो देशी रियासतें, राजे रजवाड़े हैं, उनकी कितनी सीटें होंगी, तो बताया गया कि 93 सीटें देशी रियासत के राजा रजवाड़ों को दे दी गई कि भाई ये इस पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बता दूं, इन देशी रियासत के जो राजा रजवाड़े थे, इन्होंने चुनाव का क्या किया मेरे भाइयों, बहिष्कार किया कि हम राजा हैं, हम क्यों चुनाव लड़ें। तो पूछा जाए कितनी सीटें थी, 93। अब इसी चीज को अगर इस बात को लेकर के इस तरीके से पूछेंगे कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में देशी रियासतों के लिए कितनी सीटें बची थी, तो मेरे भाई कितनी सीटें बची थी, 70।
93 में से बाकी की सीटें कहां गई, कौन खा गया भाई? 23 सीटें कहां चली गई? 23 सीटें चली गई पाकिस्तान के अंदर। जो हिस्सा था वो टूट करके कहां चला गया? पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद बात करूं मैं आप लोगों से 299 सीटें कौन सी थी? जब देश आजाद हुआ तो वो 389 सीटों से घट करके 299 सीटें यहां पर बची थी। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद बात करी हमने 229, ये सीटें कौन सी थी? 229 पूछा जा सकता है कि 229 फिगर भी आपके लिए काम आने वाला फिगर है। काम आने वाला इसलिए फिगर है, जब देश आजाद हुआ उस समय 11 प्रांत जो ब्रिटिश प्रांत थे और जो बची थी अपनी जो कमिश्नरियां बची थी, उनके टोटल जो सदस्य, या मैं ये कहूं जहां पर ब्रिटिश राज था, उनके सदस्यों की जो संख्या बची थी वो 229 बची थी। कितने में से? 229 बची थी। यदि 229 प्लस 70 करेंगे तो 299 आएगा। एक बार आप दूर भी कर सकते हैं अपना डाउट। 229 प्लस 7 999, ये देखिए 70 प्लस 299 करेंगे, 70 प्लस 229 करेंगे, देन आपका वही आंसर आएगा 299। ये आपका आंसर आपके सामने है भाई। तो ये हमारी इस चीज को लेकर के बातें थी। ये फैक्चुअल है, ये फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे भाई, यदि आपको जॉब चाहिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने राइट डाउन कर दिया होगा। उसके बाद बढ़ता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। रफ कर रहा हूं भाई। समय का सदुपयोग करिए दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, समय दोबारा नहीं मिलेगा। नेगेटिविटी बहुत फैल रही है, समाज में भी फैल रही है, सोशल मीडिया पे भी फैल रही है। बहुत सारे मेरे जैसे जो अपने आप को समझदार कहते हैं बोलेंगे कुछ नहीं होना यार, जब पेपर आएगा, जब डेट आएगी तब तैयारी कर लेंगे। तब क्या खाक तैयारी कर लेंगे? अब क्या कर रहे हैं भाई? अब किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? वो देखो, समय को खराब नहीं करना है। समय निकलने के बाद बड़ा पछतावा होता है। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 8। संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? ओके दोस्तों, ऑप्शन है 12, ए 12, बी 13, सी 8, बी 22। अब देखिए दोस्तों, संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? इनिशियली कितनी थी? जब स्टार्टिंग में संविधान बनाया गया तो उस समय संविधान के अंदर अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो मेरे मित्रों कितनी थी? आप लोगों को पता होना चाहिए। संविधान में जो संख्या थी उस समय कितनी थी? 8। अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। और अब वर्तमान में कितनी है भाई? 12। ध्यान रखना, वर्तमान में अनुसूचियों की जो संख्या है कितनी है? 12 भाई। वर्तमान में जो संख्या वो कितनी है? 12 है। उसके बाद बात करूं मैं, एक बार इसको छोड़ देता हूं, बी ऑप्शन को छोड़ देता हूं, बात करूं मैं सीधा डी की। 22 क्या है भाई? संविधान के भाग। संविधान को कितने बड़े भागों में बांटा गया है? 22 भागों में संविधान को बांटा गया है। अनुसूची की बात करें तो जो इनिशियली जब संविधान बना था उस समय जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर है आपका 8। वर्तमान अगर पूछा जाता वर्तमान में कितनी संख्या, तो 12 बिल्कुल राइट है। लेकिन मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो 13 है ये क्या है ये भी बता देता हूं। एक समय ऐसा भी था, उस समय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 13 थी। अब कब थी सर? सुनी नहीं होगी, चलिए बता देता हूं। क्वेश्चन बन रहा है कई बार भाई। पहली बार मेरी पिछली क्लास के अंदर मैंने जिक्र किया था प्रारूप समिति का, ध्यान रखना। क्लास नंबर जो 9 थी अपनी, 9th क्लास के अंदर मैंने जिक्र किया था प्रारूप। पहली बार जो प्रारूप रखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप जो रखा गया था, वो किसने रखा था? पहली बार। तो जो पहली बार रखा है तो कानूनी सलाहकार कौन थे भाई? कानूनी सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। आप लोगों ने नाम सुना होगा, बी.एन. राव। बनेगल नरसिंह राव। बनेगल नरसिंह राव। तो ये जो साहब थे, इन्होंने किया था, क्या किया था, जो हमारी जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था
आप लोगों को पता होना चाहिए 29 अगस्त 1947 में क्या हुआ था, प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से पहले भी एक संविधान का प्रारूप तैयार करके रख दिया गया था। किसने तैयार किया था? बीएन राव ने कानून का प्रारूप तैयार कर दिया था। और मेरे मित्रों, उस जो प्रारूप, जो पहला जो प्रारूप रखा गया, आपसे पूछा जाएगा पहले सॉरी भाई, सॉरी दोस्तों, जितना जोर लगा के मैं पढ़ा रहा हूं उतना जोर लगा के आप भी पढ़िए, बड़ी खुशी मिलेगी मुझे। बाकी चलो, मुझे खुशी दो ना दो, मेरी खुशी से कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी खुशी के लिए, अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए, अपने घर परिवार की खुशी के लिए जरूर पढ़िए भाई। इतना ही कर सकता हूँ आप लोगों के बीच में। मैंने तो देखिए क्लास बना रहा हूँ आप लोगों के बीच में, पसीना भी आ रहा है कि फैन है मेरे पास, ऐसी बात नहीं है कि फैन नहीं है, लेकिन वो चलाया इसलिए नहीं जा रहा है कि कहीं आपकी आवाज़, फैन की आवाज़ आप लोगों को डिस्टर्ब ना करे। अब आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। सारे मैच्योर हैं, 20 सारे 18 अबो 18 है, सारे देश के राष्ट्रपति बनने वाली उम्र को टच करने वाले हैं, कम से कम सरपंच तो बन ही सकते हैं। 21 वाले तो भाई। चलिए दोस्तों, बात करूँ मैं आप लोगों से। तो जो बीएन राव थे, उन्होंने क्या किया था, प्रारूप, जो पहली बार प्रारूप रखा था, खाका तैयार किया था, उस खाके के अंदर जो पहली बार तैयार किया था, उसके अंदर 13 अनुसूचियां थी मेरे दोस्तों। अनुसूचियों की जो संख्या थी कितनी थी? 13। और जो इसके अंदर जो एक्ट थे वो 240 के करीब इसमें एक्ट थे, और जो अनुसूची थी वो 13 थी। पहली बार अगर पूछा जाता है कि पहली बार प्रारूप किसने रखा, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करें तो वो अलग, उसका जवाब अलग बनेगा। लेकिन ये पूछा जाए कि पहली बार रखा किसने था प्रारूप, तो पहली बार जो प्रारूप रखा था, सिंगल जो बंदे ने प्रारूप रखा था, वो थे अपने बनेगल नरसिंह राव, जो कानून के सलाहकार थे। उसके बाद 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन किया गया। एंड देन फिर उसके बाद में क्या हुआ, प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार किया और 3 बार इसका वाचन भी किया और फाइनल किया। एंड देन वो मैं आप लोगों से कई बार बात कर चुका हूँ। यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। जो अच्छी बात आपको लगी वो राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद मैं बढ़ूंगा आगे भी। अब अगला क्वेश्चन जो, चलिए दोस्तों, हो गया होगा आपका ये। एक क्वेश्चन और करूंगा मैं, उसके बाद फिर भाई समय मुझे मेरा इजाजत नहीं दे रहे, शायद एक क्लास और बनानी पड़ जाए। क्वेश्चन बहुत अच्छे मेरे पास हैं, और मैं ये दावा करता हूं कि जो बच्चे इस क्लास को इस प्रकार से, अच्छे प्रकार से देख लेगा, तो उसको शायद याद करने की जरूरत ना पड़े। संविधान सभा के निर्माण हेतु, प्रश्न नंबर 9, संविधान सभा के निर्माण हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर गठन की सिफारिश किसने की? ऑप्शन नंबर ए, ये है आप लोगों के बीच में कैबिनेट मिशन, भाई मैं सीधा लिखूंगा कैबिनेट मिशन। ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स मिशन। उसके बाद सी है अगस्त प्रस्ताव। और डी रहेगा आप लोगों का, ये रहेगा भारत शासन अधिनियम 1935। अधिनियम 1935, ये आपका डी रहेगा। ओके भाई, मैंने थोड़ा सा फास्ट लिख दिया है, इसको थोड़ा कर ही देता हूं, कंफ्यूज हो जाएंगे कई मेरे जैसे पढ़े लिखे हैं, समझ में तो ये भी नहीं आना। चलिए भाई, कोई बात नहीं, राइटिंग ऐसी है, थोड़ा जल्दी करता हूं तो गलत हो जाएगा, खराब हो जाती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है संविधान, अब लिख लेंगे मेरे साथ में। संविधान के निर्माण हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर गठन की सिफारिश, संविधान सभा के निर्माण हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर गठन की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 है कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर 2 है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन नंबर सी है अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर डी है भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए भाई, यहां बात करता हूं मैं, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो
तो इसका जो आंसर है वो रहेगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। चलिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? इसका जो आंसर है वो रहेगा कैबिनेट मिशन ने क्या सिफारिश करी थी कि भाई अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगा, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा और उस चुनाव में जो बंदे चुन करके आएंगे वो संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के क्या होंगे, मेंबर होंगे। यहीं पर मैं बात करूं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 24 मार्च 1940, 1946। कहां पर पहुंचा भाई? नई दिल्ली। नई दिल्ली में पहुंच गया भाई, ध्यान रखना 24 मार्च 1940। अब यदि याद हो आप लोगों को तो मैंने दूसरी क्लास के अंदर बताया था कि इस मिशन में कितने लोग शामिल थे। कैबिनेट मिशन जो भारत के इतिहास में बड़ा महत्व रखती है पॉलिटी में, तो इसमें क्या था? पास, आप लोग ध्यान रखेंगे, PAS, पास, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, AV अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग कैबिनेट मिशन में भारत आए थे। और इस जो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो पैथिक लॉरेंस थे भाई। अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। जैसा कि बता चुका हूं, जो नए स्टूडेंट है वो डाउट नहीं करना, टेंशन नहीं लेना कि सर थोड़ा फास्ट भागे जा रहे भाई, रिवीजन की क्लास है। इससे पहले कॉन्सेप्चुअल सीरीज करा चुका हूं आप लोगों की मैं। चलिए आप लोग पहले वाली क्लास में देखेंगे। ओके भाई, बात करिए हमने 24 मार्च 1940 को कैबिनेट मिशन भारत आया। भारत आकर के उसने क्या किया था कि जो अप्रत्यक्ष जो निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा के गठन के बारे में उन्होंने निर्णय लिया था। और उस कैबिनेट मिशन के अंदर कौन थे, कब आई थी? 24 मार्च 1940 को भारत आई थी वो। और उसमें 3 लोग शामिल थे, पैथिक लॉरेंस, AV अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स। यहाँ पे बता दूं इसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस इसके क्या थे? अध्यक्ष थे भाई। इज दैट क्लियर? ओके, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन ये भारत कब आया था? सिंपल सी बात करूं मैं, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था भाई? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। कब आया था? 1942 में। 1942 में भारत आया क्रिप्स मिशन। और इस क्रिप्स मिशन के को लेकर के महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कमेंट्स पास करे थे। वो कमेंट्स का रिप्लाई आप मुझे कमेंट में देंगे कि कौन कौन से कमेंट्स पास करे थे, क्रिप्स मिशन को वापस क्यों भेजा था। मैं ये जानना चाहता हूं। कोई स्टूडेंट, यदि कोई मेरा स्टूडेंट अगर मुझे ये बताएगा क्रिप्स मिशन भारत से वापस क्यों गया, उसके लिए जब कभी क्लासें लगेगी, जब कभी मैनुअली आमने सामने होंगे तो प्राइज दिया जाएगा भाई। लेकिन ईमानदारी जिंदा रखनी है, कहीं से सर्च मार के इधर उधर से नेट से सारा लेकर के तब रिप्लाई नहीं करना। कम से कम शब्दों में रिप्लाई करने की कोशिश करना। यूट्यूब पे को करेंगे पर्सनली नहीं, मुझे यूट्यूब पे चाहिए आपका रिप्लाई। क्वेश्चन मेरा क्या है, क्रिप्स मिशन को भारत से वापस क्यों भेजा था, कब आया था? आप लोगों को पता 1942 में। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव भारत में कब आया? 1940। अगस्त प्रस्ताव भारत में कब आया? 1940। और उसके बाद आपका भारत शासन अधिनियम 1935। ये आप लोगों को पता है भाई इसके बारे में। चलिए दोस्तों, आज हमने 5-6 क्वेश्चनों के ऊपर बात करी। 5-6 की बात करूं तो मैं 60-70 क्वेश्चन आप लोगों के बीच में डिलीवर कर चुका हूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप गिनती नहीं कर पाए हैं, गिनती करके देखना, आपके 70 से ऊपर क्वेश्चन हो चुके हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से कितने हुए आप जानते हैं। चलिए दोस्तों, समय खराब नहीं करूंगा। आज की क्लास कैसी लगी आज तक मैंने नहीं बोला है, लेकिन आज मैं होम रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज कमेंट्स, आप कमेंट्स जरूर करेंगे। और क्लास अगर अच्छी लगती है तो आप शेयर जरूर करेंगे। हो सकता है आपका शेयर किसी का भला कर जाए। बहुत से लोग पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं कोई मैटर नहीं करता। मैं ये नहीं बताता कि, मैं ये नहीं बोलता कि कोई अच्छा पढ़ा रहा है कोई बुरा पढ़ा रहा है, नहीं। वो एक यहां पे मेरे को एक बात याद आ जाती है, बुरा जो देखन में चला बुरा ने मिलिया कोई, जय मन देखो आपने तो मुझसे बुरा ने कोई। एक बार फिर बोलता हूं, बुरा जो देखन में चला बुरा मिला न कोई, जय मन देखो आपनो तो मुझसे बुरा ने कोई। तो दोस्तों, मैं किसी की कमी की बात नहीं करता। कोई टीचर है, टीचर सब बेस्ट पढ़ाते हैं भाई, सबका अपना अपना तरीका है। मैं मेरी तरफ से आप लोगों के बीच में अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट, बेस्ट टीचिंग एप्टीट्यूड आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करता हूं। चलिए दोस्तों, अगर पसंद आता है तो शेयर करेंगे, लाइक करें ना करें वो कोई मैटर नहीं है, क्योंकि दिल से लाइक होगा तो अपने आप आ जाएगा। फिर भी कोई बात नहीं, मैं मेरा फर्ज पूरा करता हूं। मैं ऐसे ही बना रहूंगा आप लोगों के बीच में जब तक आप लोग
मैनुअली नहीं मिलेंगे, तब तक आप लोगों के बीच में हर कंटेंट आप लोगों के बीच में डिलीवर किया जाएगा बड़ी जल्दी। आप लोगों के बीच में मेरी एक इंग्लिश की क्लास भी आ रही है बहुत जल्दी, मैथ की व्यवस्था की जा रही है बहुत जल्दी, रीजनिंग की आपको पूरे के पूरे 9 से 10 टॉपिक आप लोगों के यहाँ पर उज्जवल कोचिंग कैंपस जो आप लोगों का यूट्यूब चैनल है उस पर आपको लोगों को देखने को मिलेंगे। आप अपना पूरा सिलेबस या तो रिवाइज कर रहे होंगे या जो नए स्टूडेंट है वो पढ़ रहे होंगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलूंगा मैं अगली क्लास के साथ बहुत जल्दी।